दोस्तों नमस्कार भाई। बहुत दिनों बाद आज इतिहास से फिर एक बार रूबरू हो रहे हैं और भारत के इतिहास को न केवल हमने जानने का प्रयास किया बल्कि बच्चों आज इतिहास में हम उसके कालक्रम और विभाजन को समझने का प्रयास करेंगे। ये बड़ी विडंबना कही है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है और इतिहास में कई बार ऐसी त्रासदियाँ आई हैं कि जिनका जिक्र कोरोना काल के समय में भी किया जा सकता है। कभी भारत में प्लेग का प्रकोप हुआ था ब्रिटिश राज के दौरान, और आज एक महामारी ने विकराल रूप धारण कर रखा है जिसका नाम कोरोना है। लेकिन हमें इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने प्रिकॉशंस को मजबूती के साथ फॉलो करने की आवश्यकता है ताकि हम उन सभी पैरामीटर्स को अपनाकर अपना बचाव कर सकें जो कि इस कोरोना महामारी में आवश्यक हैं। बहरहाल काफ़ी लंबे समय बाद आपसे रूबरू हो रहा हूं और अब कोशिश करूंगा कि ये निरंतरता बनी रहे और हम आपको एक नए माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं, जिसमें पहले तो हम ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करते थे। उसमें कई बार होता था कि कुछ चीज़ें शामिल हो पाती थी, कुछ चीज़ें शामिल नहीं हो पाती थी। अब यहाँ पर हम आपको डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन सब चीज़ों को समझ सकें जो कि आपसे उम्मीद की जाती है और आप आमतौर पे वो चीज़ें आपको जाननी भी चाहिए। तो आज इस PPTX माध्यम से हम शुरुआत कर रहे हैं और काफ़ी सशक्त माध्यम मुझे ऐसा लगा ये कि जिसके ज़रिए हम अपनी बात को रख सकते हैं, और हम इसी के ज़रिए आज ये प्रयास भी कर रहे हैं कि अपनी बात को रखें। देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, हालांकि ये टॉपिक मैंने बोर्ड से कराया था कि इतिहास, भारतीय इतिहास के कालक्रम का विभाजन, क्रोनोलॉजिकल डिवीजन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। लेकिन ये PPTX में ये हमारा जो मैटर है, ये पहली बार हम इससे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसको आपके सामने। तो उम्मीद है कि इस माध्यम से भी आपको समझने में सहायता मिलेगी और आप इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक एक पहलू की हम पड़ताल करेंगे ताकि हर उस पक्ष को जान पाएं जो कि न केवल इतिहास के दृष्टिकोण से बल्कि परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम टॉपिक जो आज ले रहे हैं वो है कि भारत के इतिहास के कालक्रम का विभाजन। यहाँ पर इतिहास का नहीं बच्चों, हमने यहाँ पर डिवीजन किया है क्रोनोलॉजी का, यानी कालक्रम का। आपने कई बार सुना होगा विक्रम संवत, कई बार आपने जिक्र सुना होगा शक संवत का, और कई बार आप सुनते हैं कि ग्रेगरी कैलेंडर। आमतौर पर ये सब इतिहास के अंतर्गत ही आते हैं। और इसके अलावा आपने बहुत सारे शब्दों को बार बार सुना होगा, जिसमें कि ईसा पूर्व यानी BC, AD एनो डोमिनी, ठीक है, और कई बार आपने CE यानी कॉमन एरा के विषय में भी सुना होगा। अब एक वर्ड, नया वर्ड भी जो आ गया है, सामान्य संवत पूर्व। खास तौर से इन सभी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार भारतीय इतिहास के विभाजन में इन शब्दों का क्या महत्व है और ये जो तिथि निर्धारक कैलेंडर्स हैं इनकी क्या उपयोगिता है और किस किस रूप में हमने इनको स्वीकार किया है। ठीक है, तो आज इस समग्र बिंदु की हम पड़ताल करने वाले हैं ताकि हम जान पाएं कि आखिरकार हमारे इतिहास के कालक्रम को बांटने की आवश्यकता किस आधार पर पड़ी या फिर इसको बांटने के पीछे और क्या क्या कारण है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम जानेंगे और समझेंगे इस बात को। ठीक है, जैसे विक्रम संवत है आपका, विक्रम संवत के विषय में आपने कई बार पढ़ा है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है, ठीक है, और ग्रेगोरियन पूरे विश्व में इस्तेमाल किया जाता है। और ईसा मसीह के जन्म से जब तिथियों को बांटा गया तो खास तौर से इसको महत्व दिया गया। ठीक है, अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और भारत के इतिहास के कालक्रम को समझने का प्रयास करते हैं। ये जो शब्द मैंने आपको बताए हैं, इन शब्दों पर भी बारीकी से हम मंत्रणा करेंगे, इनको समझने का भी प्रयास करेंगे और ये जानेंगे कि इनका उपयोग किस किस तरीके से किया जाता है और क्या तकनीकी इसमें जो जोड़ गणित है जो इसके उपयोग करने के साथ हमारी तिथियों को प्रासंगिक बना देता है या उनको रेलिवेंट कर देता है। ठीक है, चलो अब देखिए, ये तो आप सब जानते हैं कि हमारे इतिहास का जो एक पड़ाव है वो प्रागैतिहासिक काल से ही चला आ रहा है।
यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड से मानव ने अपनी गति एक रेखीय तौर पर शुरू की थी, यानी आप देखें कि वो वर्तमान तक चला आया यहाँ से लेके। ठीक है, ये जो आप देखते हैं प्रागैतिहासिक काल, इसका अगर हम समय देखें तो तकरीबन 3 लाख से 2 लाख बीसी के आसपास बैठता है। अब क्योंकि इस पूरे इतिहास क्रम में अगर हम देखें तो ये एक प्रकार से सांस्कृतिक इतिहास है। हमारे देश में जो सभ्यता का विकास माना जाता है वो सिंधु घाटी से माना जाता है। भारत में तकरीबन ईसा मसीह, ये जो आप देख रहे हैं आधार बीसी, इससे 2500 साल पहले भारत में एक नगरीय सभ्यता का विकास होता है, एक अर्बन सिविलाइजेशन विकसित होती है जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये एक पड़ाव है अपने आप में सभ्यता के तौर पर। लेकिन अगर हम देखें इसको प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में, तो ये पूरा का पूरा जो समय है 3 लाख से 2000 बीसी का, ये स्टोन एज का समय है। और इसमें जो फर्दर डिविजन्स हैं आपकी पैलियोलिथिक है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक है और चालकोलिथिक है, ताम्र पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण और ताम्र पाषाण। तो ये अपने आप में एक पड़ाव है। ठीक है, दूसरी ओर आप देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता अपने आप में पड़ाव है, और इतिहास यहाँ से वर्तमान दौर तक की अपनी यात्रा पूरी करता है। और इसी चरणों में इसको बार बार बांटा गया, चाहे तो तकनीकी रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो। तो आज इसी कालक्रम की हम चर्चा करेंगे। हमारा जो कालक्रम को मापने का पैमाना होगा वो प्रागैतिहासिक काल से ही होगा, लेकिन हम ज़्यादा प्रकाश डालेंगे आमतौर से उन 3 कैलेंडर्स पर जो हमारे दिनचर्या में उपयोग होते हैं, या हमारे सांस्कृतिक उपादानों को इसमें मदद मिलती है समझने में। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। तो ये बात स्पष्ट हो गई आपके सामने कि हमारे सभ्यता के विकास के क्रम में सिंधु घाटी सभ्यता एक मील का पत्थर है। और यहाँ से पीछे अगर आप देखें तो ये पूरा पाषाण एज का स्ट्रक्चर है, और पाषाण एज में संस्कृति का विकास हो पाया था। सभ्यता जो पैमाना है जिसमें आपका विविध आयाम देखने को मिलते हैं, आपका शादी, विवाह, उत्सव, लिपि, संस्कार, वास्तुकला, मूर्ति कला, ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद नहीं है। इन सब का पहली बार जो इंट्रोडक्शन होता है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता में होता है। यहीं पर उन सभ्यता के वृहत आयामों को हम समझ पाते हैं। ठीक है, तो यानी पहला पड़ाव तो ये प्रागैतिहासिक काल का। दूसरे पड़ाव में हम इस उद्गम केंद्र से आगे की यात्रा करेंगे और इस क्रम में पढ़ने वाले सभी उन तथ्यों को जानने का प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन में बारंबार आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसको आगे। अब आप देखें कि प्रागैतिहासिक पंचांग की अगर हम बात करें, प्री हिस्टोरिक कैलेंडर की, तो अगर हम प्रागैतिहासिक पंचांग की बात करते हैं तो ये पृथ्वी 48 अरब वर्ष पुरानी मानी जाती है। ठीक, 48 बिलियन ईयर्स ओल्ड फ्रॉम जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मानी जाती है, यानी पृथ्वी भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से 48 अरब वर्ष पुरानी है। लेकिन इस पूरे के पूरे समय सारणी को, जिसमें वर्तमान तक का भी समय है, हम अगर बांट के पढ़ते हैं तो पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी को महाकल्पों में बांटा जाता है। ठीक है, महाकल्पास, यानी जो वर्तमान है एरा है वो किसी न किसी महाकल्प का भाग है, ये भी हमको जानना चाहिए। प्रत्येक महाकल्प को कल्पों में बांटा जाता है। ठीक है, महाकल्पा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कल्पास। और पृथ्वी का जो अंतिम महाकल्प माना जाता है उसे कहते हैं नूतन जीव महाकल्प। ठीक है, यानी सेनोजिक एरा, यानी ये एक एरा है जो अंतिम महाकल्प है। यानी अभी वर्तमान में हमारी पृथ्वी जिस एरा के अंतर्गत अपना अस्तित्व धारण किए हुए है उसका नाम है नूतन जीव महाकल्प। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये सब 2 सवाल इंपॉर्टेंट है। तो महाकल्प की पृथ्वी की भूवैज्ञानिक समय सारणी को महाकल्पों बांटा जाता है, और वर्तमान महाकल्प का नाम नूतन महाजीव महाकल्प है। ठीक है, तो सेनोजिक एरा है, इस बात को हम समझ पा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम आगे की यात्रा करते हैं इसमें। ठीक है, तभी मैंने बताया कि इसमें जो महाकल्प है एरा वो ये है। उसके बाद पीरियड 4th है। इट डजेंट मैटर कि ये क्या है, इसको आपको ज़रूरत नहीं, सिर्फ इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जो युग है होलोसी, ये 2 बातें आपको इम्पोर्टेंट हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। एक तो महाकल्प आप याद रखिएगा,
तो ये है, और युग तो जो है वो आपका होलोसी जिसको हम कहते हैं, और ये आज से तकरीबन 10,000 साल पहले शुरू हुआ था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है प्रागैतिहासिक काल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम इसको आप समझ गए होंगे कि भाई महाकल्प हमारी पृथ्वी है जिसमें ये मूवमेंट कर रही है इस महाकल्प में, और जो युग चल रहा है इसमें वो है आपका होलोसी। ठीक है, अब नेक्स्ट पड़ाव पे हम आते हैं। अब ऐतिहासिक तिथियों के निर्धारक शब्द, वर्ड्स ऑफ हिस्टोरिकल डेट्स। अब गौर करें कि पृथ्वी अपने उद्गम केंद्र से चली, और ख़ास तौर से मैंने आपको प्री हिस्टोरी के इससे बताया, लेकिन हम सभ्यता के क्रम से इसको ले रहे हैं। आप देखें कि ये वर्तमान तक आती है, यहाँ तक जो अभी हमारा एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो वर्ष चल रहा है 2021, तो इतिहास को बांटने की आवश्यकता पड़ी। खासतौर से औपनिवेशिक काल में ऐसा हुआ कि इतिहास को बांटने की आवश्यकता पड़ी, और तब उन लोगों ने इसको दो रूपों में बांट दिया कि आधा इतिहास ईसा मसीह से पूर्व और उसके बाद उसके ईसा मसीह के जन्म के बाद का। खास तौर से इस धारणा के पीछे औपनिवेशिक सोच रही होगी, क्योंकि उस समय भारत में तो खास तौर से ब्रिटिश राज था, और कोई भी व्यक्ति जो सत्ता में आता है वो हमेशा अपने धर्म को बड़ा ही बताता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इतिहास को बांटने का प्रयास हुआ, उसके पीछे मूल मकसद उसको पढ़कर समझना था। आमतौर से ईसा मसीह से पूर्व के काल को बीसी यानी ईसा पूर्व कहते हैं। वर्तमान में इसको BCE यानी बिफोर कॉमन एरा भी कहा जाता है, इस BC को। ठीक है, जबकि ईसा मसीह के बाद के समय को AD एनो डोमिनी, और इसे CE यानी कॉमन एरा भी कहा जाता है। इस AD और CE को सामान्य संवत यानी जनरल एरा भी कहते हैं, और जबकि BC के क्षेत्र को सामान्य संवत पूर्व भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो यानी BC के लिए BCE और सामान्य संवत पूर्व शब्दों का इस्तेमाल होता है, जबकि AD के लिए CE और सामान्य संवत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये निर्धारक शब्द हो गए, वर्तमान तक इनका इस्तेमाल हो रहा है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो अब सवाल ये कि इतिहास का कालक्रम सभ्यता के विकास से वर्तमान तक, अगर आप गौर करें कि इतिहास अपने उद्गम केंद्र से जब ईसा मसीह के समय तक आता है तो ये माइनस होता है यानी घटता है, और घटकर यहाँ पर शून्य हो जाता है, और जब ये यहाँ से अपनी यात्रा आगे बढ़ाता है तो ये प्लस होता है। ठीक है, आप गौर करें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो भारत में तकरीबन 2500 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई, यानी यहाँ से ये तो 2500 साल तो यही हो गए आपके 2500 साल, और 2021 वर्तमान में यहाँ से हो चुके हैं, ये आप देखिए। यानी कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये वर्तमान तक का अगर हमारा इतिहास है तो ये तकरीबन 4500 वर्षों का इतिहास है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो सभ्यता संस्कृति का इतिहास। ठीक है, तो इससे इधर के क्षेत्र को BC और इस क्षेत्र को सामान्य तौर पर AD पुकारा जाता है। ठीक है, अब आगे हम अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं, और इसमें हम पाएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे कि प्रमुख भारतीय इतिहास में प्रमुख संवत, मुख्य रूप से जो कैलेंडर यूज हो रहे हैं आपके, वो आपके कैलेंडर जो हैं वो 3 हैं। ठीक है, कौन कौन से देखो, एक तो है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर जो कि यहाँ से शुरू होता है ईसा मसीह यानी BC से और वर्तमान तक आ रहा है। दूसरा है आपका शक संवत, और तीसरा है आपका विक्रम संवत। इन 3 संवतों को विशेष रूप से हम पढ़ेंगे। इसमें जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ये विश्वव्यापक है, और वर्तमान तक इसकी पहुंच है, और वर्तमान जितनी भी आज देखते हैं पूरे विश्व में गतिविधियां होती हैं उन सबके इसी के अंतर्गत समाहित किया जाता है, या उसी तिथियों में उसको व्यक्त करने का प्रयास भी किया जाता है मैक्सिमम। जबकि विक्रम संवत हिंदू पंचांग है, और शक संवत जो है राष्ट्रीय पंचांग के तौर पर भारत सरकार ने इसको अंगीकृत किया हुआ है। अब ये किस किस रूपों में हम इसकी चर्चा करेंगे, तो आइए इसको आगे देखते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि प्रमुख संवतों की वर्तमान तिथियां, तो इसके हिसाब से देखा जाए तो
ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से तो यहाँ से 2021 वर्ष हो चुके हैं, जबकि शक संवत के हिसाब से देखा जाए, आप गौर करें कि 78 AD में ये शुरू होता है। अब क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये इसमें ये अंतराल आ गया, यहाँ से गैप है ये, तो यानी -78 करें बाद शुरू हुआ यहाँ से, तो जब हम इसकी गणना निकालेंगे तो 2021 में से 78 घटा देंगे तो वर्ष 1943 आएगा। जबकि अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो ये 57 में शुरू हुआ था, तो यानी इतना पीछे से है यहाँ से, तो जाहिर सी बात है कि इसमें ये जोड़ा जाएगा, तो इसमें 57 जोड़ा गया, तो ये 2078 ईयर आ गया वर्तमान में, जो कि तीनों संवत के अनुसार तिथियां हैं। अगर हम बात करें ग्रेगरी कैलेंडर की तो 2021, शक संवत के हिसाब से 1943 और विक्रम संवत के हिसाब से 2078 इसकी तिथियां बैठती हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। अब सवाल ये है कि प्रमुख संवतों पर हम दृष्टिपात करते हैं, देखते हैं उनको, तो हम एक एक कैलेंडर करके इसको समझते हैं। आप गौर करें तो पाएंगे कि इसमें ग्रेगोरियन कैलेंडर सबसे पहले आ रहा है। इसको अगर हम देखें तो अक्टूबर 1582 में पोप ग्रेगरी ने इसको शुरू किया, और ख़ास तौर से ये इसने जूलियन कैलेंडर को संशोधन के तौर पे प्रस्तुत किया था। यानी इस ग्रेगरी कैलेंडर से पहले जो कैलेंडर चलता था उसका नाम था जूलियन कैलेंडर। ये आपसे सवाल भी आ सकता है और आप इसको बता सकते हैं कि ग्रेगोरियन कैलेंडर ने किस कैलेंडर को प्रतिस्थापित किया था या रिप्लेस किया था, तो जूलियन कैलेंडर। और अक्टूबर 1582 में इसको एक पादरी पोप ग्रेगरी के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो कैलेंडर है ग्रेगरी कैलेंडर अपने औसत वर्ष को 365 दिन में मानकर चलता है। अब ये 2425 दिन जो है, इसको मैं आपको मिनट और सेकंड में समझाने का प्रयास करूंगा। तो अपने औसत वर्ष को 365 दिन में लेके चलता है, जबकि लीप वर्ष में इसमें 366 दिन भी होते हैं। ठीक है, तो कैलेंडर अपने औसत वर्ष को 365.2425 दिन लंबा बनाने के लिए वर्षों में छलांग लगाता है, यानी वर्षों में जाता है। अगर हम देखें इसको तो ये आपका 365.2425 को अगर हम गणना करते हैं तो ये 365 दिन 5 घंटे 49 मिनट और 12 सेकंड होते हैं। यानी इसको जब फर्दर डिवाइड किया जाता है, क्योंकि घंटे मिनट और सेकंड में, तो 5 घंटे 49 मिनट 12 सेकंड और 365 दिन का ये एक अपना चक्कर पूरा करता है। ठीक है, आमतौर में इसमें एक सौर कैलेंडर है, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। जूलियन कैलेंडर को जो प्रतिस्थापित किया वो भी एक सौर कैलेंडर था, मगर कुछ गणना की दिक्कत होने की वजह से इसके स्थान पर ग्रेगरी कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया गया था। ग्रेगरी कैलेंडर में आमतौर पर 28 से 31 दिनों के 12 महीने होते हैं, जिसमें सबसे कम फरवरी में होते हैं, और जब ये लीप वर्ष की होती है तो इसमें आमतौर से 29 दिन होते हैं, जो फरवरी में एक दिन अतिरिक्त जोड़ा जाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करें तो ये इसमें दिनों का ब्यौरा है। इसका जो वार्षिक सत्र होता है ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का माना जाता है, और आमतौर से इसमें जो लीप वर्ष की अवधारणा है वो फरवरी मंथ में जोड़ी जाती है, यानी फरवरी माह में लीप वर्ष को जोड़ के देखा जाता है। बाकी आप देखें कि इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसमें इस प्रकार से इसका विवरण रहता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं तो इसमें जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये ग्रेगरी कैलेंडर जो है पूरे विश्व में जो चलता है वो इस प्रकार की जो हमारे दिवस हैं उनको बांटने के लिए इन महीनों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं इसको। अब ग्रेगरी कैलेंडर की वर्तमान तिथि के बारे में बात करें तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वर्ष 2021 तक ही आएगा अपने आरंभ से, तो अभी इसके हिसाब से वर्ष 2021 चल रहा है। ठीक है, अब आगे चर्चा को बढ़ाते हैं कि ग्रेगरी कैलेंडर से कुछ बनने वाले प्रश्न हैं जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, उसको एक बार समझते हैं। ग्रेगरी कैलेंडर ने इतिहास में किस कैलेंडर को प्रतिस्थापित किया था? तो आपको आंसर करना है जूलियन कैलेंडर को। किस कैलेंडर को एक पादरी द्वारा स्थापित किया गया था? ग्रेगरी कैलेंडर को। किस वर्ष ग्रेगरी कैलेंडर को स्थापित किया गया था? अक्टूबर 1582 में। ये तिथि बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा इसको। ग्रेगरी कैलेंडर का वार्षिक सत्र क्या होता है? तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का होता है। पूरे विश्व में तिथि आधार गणना में किस कैलेंडर का उपयोग होता है? वर्तमान में इसी कैलेंडर का उपयोग होता है, ग्रेगरी कैलेंडर का।
ठीक है। लीप वर्ष की धारणा को ग्रेगरी कैलेंडर में किस माह स्वीकार किया गया? तो फरवरी में किया गया। गणना के आधार पर ग्रेगरी कैलेंडर किस प्रकार का कैलेंडर? तो एक सौर कैलेंडर है, यानी ये सूर्य पृथ्वी की गति जो सूर्य की परिक्रमा लगाती है उसके आधार पर ही इसको कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो ये इंग्लिश में प्रश्न है, आप इनको पढ़ सकते हैं इसमें कि विच कैलेंडर वाज रिप्लेस्ड इन हिस्ट्री बाय द जॉर्जियन कैलेंडर? तो जूलियन कैलेंडर। विच कैलेंडर वाज स्टैब्लिश्ड बाय ए प्रीस्ट? तो यही आंसर करना है आपको, ठीक है। इन विच ईयर वाज द जॉर्जियन कैलेंडर स्टैब्लिश्ड? तो 1582 में, 1582 में इसको किया गया था। आप बता दीजिएगा इसको। व्हाट इज द एनुअल सेशन ऑफ जॉर्जियन कैलेंडर? तो 1 जनवरी से दिसंबर 31 है। विच कैलेंडर इज यूज्ड फॉर बेस डेट कैलकुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड? तो यही यूज होता है जॉर्जियन कैलेंडर। इन विच मंथ इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीप ईयर एक्सेप्टेड इन द जॉर्जियन कैलेंडर? तो आपको बताना है फरवरी मंथ में। व्हाट टाइप ऑफ कैलेंडर इज द जॉर्जियन कैलेंडर बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस? तो आपको बताना है सोलर कैलेंडर है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब एक और हमारा कैलेंडर है जिसका नाम है विक्रम संवत, विक्रम एरा। तो शास्त्रीय विक्रम संवत आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे होता है। मैंने आपको बताया था कि ये 57 साल पीछे चलता है तो इसको जोड़ा जाता है आगे, ठीक है। जबकि शक संवत में घटाया जाता है, क्यों? क्योंकि वो आगे शुरू होता है। तो ये इसमें 57 साल आगे है, किससे? ग्रेगोरियन कैलेंडर से आपको बताना है, क्योंकि इसमें 57 जोड़ा जाता है, ठीक है। चलो देखते हैं इसका भी। अब क्यों जोड़ा जाता है ये भी मैंने आपको बताया था। अब देख लीजिए यहाँ पर कि ये जो गैप आप देख रहे हैं ये वाला विक्रम संवत का, तो क्योंकि 2021 तो यहाँ से है तो ये आ गया 2021। अब क्योंकि ये गैप जो बीच में आप देख रहे हो ये जोड़ना पड़ेगा, तो ये यहाँ प्लस करते हैं 57, तब 2078 बनता है। यानी कि विक्रम संवत का वर्तमान में अगर हम समय निकालें तो ये 2078 के करीब बैठता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। 14 अप्रैल 2021 में ये 2078 BS है, वो मैंने आपको समझा दिया क्यों है। लोकप्रिय परंपरा के अनुसार विक्रमादित्य ने शकों को हराने के बाद 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की थी। यानी उज्जैन के स्थानीय राजा थे विक्रम, उन्होंने जब शकों को पराजित किया था तो उसके उपलक्ष्य में इस विक्रम संवत की शुरुआत की थी और जिसकी तिथि 57 BC के आसपास बैठती है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें कि विक्रमादित्यों की ही, तो इसमें आप समझें कि भारत के सबसे महान विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय हुए हैं, जिनका संबंध गुप्त काल से है। वह समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका बड़ा भाई रामगुप्त शकों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप अपनी रानी ध्रुव देवी को शकों को सौंपने हेतु राजी हो गया था, मगर चंद्रगुप्त ने शक और रामगुप्त दोनों की हत्या कर दी और विक्रमादित्य की उपाधि लेकर सिंहासन पर आसीन हुए और कालांतर में ध्रुव देवी से विवाह भी कर लिया था। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो ये हैं ये अपने नवरत्नों के लिए भी जाने जाते हैं। तो नवरत्न कौन से थे? अमर सिंह थे, धनवंतरी थे, हरिसेन थे, कालिदास थे, शपनक थे, शंकु, वारामिहिर, बारूची और वेताल भट्ट, ठीक है। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे जो कि गुप्त काल के एक राजा हुए थे, ठीक है। यानी उज्जैन के राजा ने शुरू किया, सबसे महान ये हुए और इन्हीं के दरबार में नवरत्न की परंपरा थी जो आपके सामने उपस्थित है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है, इंडिया लार्जेस्ट विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड। तो इसको आप पढ़िएगा और इसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है, वही बात है जो मैंने हिंदी में आपको बताई है। तो इसमें अमर सिंह, धनवंतरी, हरिशना, कालिदास ये सब उनके नवरत्न हुआ करते थे और उन नवरत्नों का इन्होंने अपने सांस्कृतिक परंपरा को समृद्ध बनाने में इस्तेमाल भी किया था। अब यहाँ पर गौर करें कि इसमें विक्रम संवत और ग्रेगोरियन के महीनों में क्या समानता। तो आप गौर करें कि वैशाख अप्रैल मई में आता है, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन और चैत्र। तो ये एक प्रकार से डिवीज़न है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में पड़ता है। इसी प्रकार से पूरी सारणी है जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि विक्रम संवत के महीने और ग्रेगोरियन के महीनों के बीच में अगर कोई आपसी संबंध है तो क्या है, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं, अगर कहीं पर आपको लगता है तो स्क्रीनशॉट लेके उसको आप पढ़ भी सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस विक्रम संवत पर आधारित कुछ प्रश्न आपसे बनेंगे, पूछे जाएंगे, तो आप क्या बताएंगे उसको। आप देखें तो आप पाएंगे कि विक्रम संवत का आधार वर्ष क्या है। तो आपको 57 BC बताना है।
हिंदू पंचांग को किस नाम से पुकारा जाता है? विक्रम संवत। भारत में समय की गणना की इकाई को क्या पुकारा जाता है? तो संवत पुकारते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सवाल बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। भारत में विक्रम संवत का प्रथम माह त्योहार कौन सा? चैत्र और होली, ठीक है। होली से शुरुआत होती है और चैत्र मास पहला मास है इसका, यानी मंथ है। वर्तमान में 2021 तक कितने वर्षों का अंकन विक्रम संवत में हो चुका है? 2078 का हो चुका है। किस शासक ने विक्रम संवत को जारी किया था और वे किस स्थान से संबंधित? तो उज्जैन के राजा विक्रम ने किया था। किन लोगों को पराजित करने के बाद विक्रम संवत की शुरुआत की गई थी? शक लोगों। ये शक जो लोग थे आक्रमणकारी थे एक प्रकार से। शक लोगों का संबंध किस स्थान से माना जाता है? तो मध्य एशिया से माना जाता है। ये वहाँ के लड़ाके जाती थी, ठीक है। सबसे विख्यात विक्रमादित्य कौन थे? वह किस वंश से संबंधित हैं? तो आपको बताना चंद्रगुप्त द्वितीय, जो गुप्त काल से संबंधित हैं। अंतिम विक्रमादित्य से अकबर और बैरम खान ने मार दिया था, तो आपको हेमू बताना है। ये पानीपत के प्रथम युद्ध मारे गए थे। भारत में कुल कितने अनुमानित विक्रमादित्य हुए? तो तकरीबन 23 के आसपास ही गिनती बैठती है, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें इसके अंतर्गत मैंने आपको बताई, ठीक है। तो इसको भी आप ध्यान रखें, ये प्रश्न खास हैं, पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसी प्रकार से इंग्लिश में है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो सेम चीज़ है, वही बात जो मैंने आपको हिंदी में बताई वही इंग्लिश में भी। आगे बढ़ते हैं। अब शक संवत की हम बात करते हैं, जो हमारा तीसरा संवत है, तीसरा कैलेंडर है। ये राष्ट्रीय पंचांग के तौर पर स्वीकृत है। आप गौर करें कि ग्रेगरी कैलेंडर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग, जिसका प्रथम महीना चैत्र होता है और वर्ष सामान्यतः 365 दिन का होता है, 22 मार्च 1957 को इसे सरकारी उद्देश्यों के लिए अंगीकृत किया गया था। राष्ट्रीय पंचांग का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है, जो इस प्रकार है। यानी आप गौर करें कि भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है, ठीक है। इसका जो वर्ष होता है 365 दिन का होता है और 22 मार्च 1957 को इसको भारत सरकार ने अपने राजकीय उद्देश्यों के लिए अंगीकृत किया था, यानी अडॉप्ट किया था, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर अंग्रेजी मीडियम में भी है कि नेशनल पंचांग बेस्ड ऑन द जॉर्जियन कैलेंडर एज वेल एज द शक संवत फॉर द होल ऑफ इंडिया was first month of Chaitra and the year recognition of 365 days on 22nd March 1957. It was adopted by the government purpose. The तो ये आपने समझा इस बात विषय को। अब यहाँ पर दो तीन बातें इसमें हैं जो आप समझ सकते हैं और ख़ास तौर से बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि आखिरकार इसका और कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ये देख सकते हैं कि आप इसका भारत का राजपत्र यानी गजेट ऑफ इंडिया, आकाशवाणी के समाचारों में इसका इस्तेमाल होता है, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग में, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए कैलेंडर में भी इसका इस्तेमाल होता है और भारत सरकार द्वारा नागरिकों को संबोधित पत्र में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस बात को आप समझ जाएंगे जो कि इसमें बताई गई है आपको। अब आगे देखते हैं और ख़ास तौर से इसमें कि विशेष तथ्य क्या है कि राष्ट्रीय पंचांग और ग्रेगरी कैलेंडर की तारीखों में समान रूप से समानता देखने को मिलती है। चैत्र का पहला महीना, ठीक है, सामान्यतः 22 मार्च को और अधिवर्ष में 21 मार्च को पड़ता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि इसका जो पहला महीना होता है चैत्र जो 22 मार्च से, और जब अधिवर्ष होता है तो 21 मार्च को पड़ता है इसमें, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है इसमें। कैलेंडर आप देख सकते हैं इसमें, जैसे उसमें कैलेंडर मैंने आपको बताया था कि महीने होते हैं, तो ये ग्रेगोरियन के महीने आपको दिए गए हैं कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ठीक है। तो ये कौन से महीने होते हैं? सेम वही है जो मैंने उसमें आपको बताया था कि चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद, कार्तिक, ये सब सेम। इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि शक संवत को स्वर्ण वंश के राजा सम्राट कनिष्क ने 78 ईस्वी में जारी किया था। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट कंसर्न ये है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें और वर्तमान स्थिति क्या है इसकी भी देख लेते हैं कि शक संवत यहाँ से शुरू है और वर्तमान तक आता है, लेकिन इसमें आप यहाँ गौर करेंगे ये गैप है, ये वाला। तो ये इसीलिए 2021 में -78 किया गया है। तो शक संवत की जो तिथि बैठती है वो 1943 ईस्वी के आसपास बैठती है, क्योंकि ये 78 जो वर्ष है वो शॉर्ट है, ठीक है, ईसा मसीह से। तो इस बात को भी आपको ध्यान देना है।
अब इसमें आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या सवाल बन सकते हैं आपके शक संवत पर आधारित। तो शक संवत का आधार वर्ष क्या है, तो 78 AD आपको बताना है। वर्तमान में शक संवत के अनुसार तिथीय वर्ष क्या होता है, तो भी आपको ये बताना है 1943 है। राष्ट्रीय पंचांग जिसे ग्रेगरी कैलेंडर के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है शक संवत है। शक संवत को किस तिथि द्वारा भारत सरकार ने निश्चित किया था, तो 22 मार्च 1957 को किया था। सरकारी प्रयोजन में किस संवत का उपयोग होता है, तो शक संवत का होता है। शक संवत को किस शासक के द्वारा जारी किया गया था, तो आपको बताना है सम्राट कनिष्क। सम्राट कनिष्क किस वंश से संबंधित थे, तो कुषाण काल से वो संबंधित थे। तो ये भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इंग्लिश में इसका सार है जो मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ शक संवत, तो आप बता सकते हैं क्या है वर्तमान, ठीक है। और दूसरी बात इसमें आप ध्यान रखिएगा कि जो इसमें प्रश्न मैं बता रहा हूँ, व्हाट इज द ईयर एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू शक संवत 1943 नेशनल कैलेंडर विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेटिव टू द जॉर्जियन कैलेंडर, तो शक संवत ये बाय विच डेट द शक संवत वाज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है 22 मार्च 1957। विच एरा इज यूज्ड फॉर द गवर्नमेंट पर शक संवत होता है। शक संवत वाज इशूड बाय विच रूलर, तो एम्परर कनिष्का। एम्परर कनिष्का बिलोंग टू द विच डायनेस्टी, तो कुषाण डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, ठीक है। तो अभी हमने इन सब बातों को जाना और बड़े विस्तार में इसको हमने समझा है। आप इसको धैर्यपूर्वक समझिए और एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि पीपीटी मॉडल के माध्यम से अब आपको हमेशा अब लगातार नई वीडियोस मिलती रहेंगी। इसको आप ध्यान से देखिएगा। अगर कोई दिक्कत आपको आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, पढ़िए ताकि सीख सकें। और मैंने फिर भी कहा है कि पढ़ने से ज़्यादा सीखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही छात्रों, अपना बचाव रखिए कोरोना से भी और कोशिश कीजिए कि जितना प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं वो लीजिए, ठीक है। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद।